वैसे बड़ा अच्छा हुआ, आपके सो जाने की वजह से मुझे भी सोच लेने का मौका मिल गया। अब हम लोग बासानी इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। सारी सूरत हाल तुम्हारे इल्म में तो आ चुकी है। हाँ चीफ, बिल्कुल। मैंने रिजवाना से भी मशवरे किए हैं और हम दोनों इन मशवरों पर बिल्कुल मुत्तफिक हो गए हैं। आपकी मंजूरी दरकार है। मेरा ख्याल है आप भी मेरी तजवीज को पसंद करेंगे। तो फिर शुरू हो जाओ या फिर खाना खाने के बाद? नहीं चीफ, काम जब भी शुरू हो जाए। खाना हमारी सोच में खलल अंदाजी तो नहीं कर सकता। तो फिर बताओ क्या सूरत हाल है? इस खतरनाक औरत के बारे में आपने जो कुछ बताया है चीफ, इससे ये अंदाजा होता है कि सूरत हाल काफी संगीन हो जाएगी। मुझे अंदाजा है। तो फिर एक ही तरकीब है चीफ, क्या कुछ अरसे के लिए बैरूत छोड़ दीजिए? क्या मतलब? हाँ चीफ, उसकी आंखों से इतना फासला इख्तियार कर लीजिए कि वो आपको तलाश न कर सके। कोई सामरी जादूगर तो है नहीं। जाहिर है उसके पास साइंसी जराए हैं और इन्हीं साइंसी जराए से वो आपकी तलाश में सरगर्दां है। लेकिन मेरी राय है कि आप उसे कुछ अरसे के लिए बिल्कुल तारिकी में छोड़ दीजिए ताकि वो आपकी राह से हट जाए। गोया तुम्हारा ख्याल है कि मैं बैरूत से बाहर निकल जाऊं? हाँ चीफ। और अगर वो फिर भी मेरे ताकुब में रहे तो? नहीं रह पाएगी चीफ। कैसे? मैं पहले भी कह चुका हूँ चीफ कि वो जादूगरनी तो नहीं है। हम यहाँ एक बाकायदा प्लान बनाकर काम करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से निकल जाएंगे। खुशकिस्मती से मैं बाज़ औक़ात ऐसे कामों में उलझ जाता हूँ जिनके बारे में रिजवाना का ख्याल होता है कि मुझे वक्त जाया करने का शौक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बल्कि ये लम्हात मेरे लिए इस तरह कारआमद साबित होते हैं कि मुझे खुद भी इनका अंदाजा नहीं होता। मसलन कोई खास बात? जी हाँ, कार्मेन एंजेलो। कार्मेन एंजेलो फ्रांस का बाशिंदा है। फ्रांस के बहुत बड़े लोगों में उसका शुमार होता है। अपनी भतीजी डेमन एंजेलो के साथ ही यहाँ आया हुआ है। सियासी आदमी है और खास दुश्मनों का शिकार है। हर चंद के उसे यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा पेश आने में क्या दिक्कत हो सकती है? असल में चीफ, मैं ये चाहता हूँ कि वो औरत जो अपने आप को बहुत शातिर समझती है और उसका जो दावा है उस दावे को गलत साबित कर दिया जाए। जाहिर है उसने आपके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया होगा कि आप कोई भी समत इख्तियार करें उसे आपके बारे में मालूमात हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि वो आपको मिस कर दे और इसके लिए ऐसा ही कोई तरीकाकार हो जिसमें जहानत का मुजाहरा हो। मैं बगौर आफ्ताब कमाल को देख रहा था। मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, तुम्हारी बात समझ में आई है आफ्ताब, लेकिन क्या तरीकाकार इख्तियार करोगे? कार्मेन एंजेलो का नाम मैंने बेमकसद ही नहीं लिया चीफ। तो फिर कार्मेन एंजेलो के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सियासी आदमी है और सियासी चपलश का शिकार, यहाँ भी उसके साथ वही सब कुछ हो सकता है और वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है। चीफ, उसे मुश्किलात में गिरफ्तार होना चाहिए और आप उसकी मदद करें। मैं बगौर उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, आगे चलो। चीफ, उसके साथ फ्रांस निकल जाइए, कुछ अरसे ऐश कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। बात वाकई दिलचस्प भी थी और समझ में भी आ रही थी। मैं गौर करने लगा। मैंने उसे कहा, लेकिन मुझे एक बेहतरीन मेकअप दरकार होगा। इसके लिए खादिम की खिदमत हासिल करें। मेरा ख्याल है एक बेहतरीन मेकअप करने में मुझसे ज्यादा माहिर आपको कोई और नहीं मिल सकता। आप इस मंसूबे पर गौर करने के बाद आमादगी का इजहार करें। बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दें। तुम्हारे किसी मशवरे से मैंने कभी इनहराफ किया है आफ्ताब कमाल? बस तो फिर ठीक है चीफ। और वो जो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, मेरा ख्याल है खाने से फरागत हासिल करने के बाद मैं सबसे पहले आपका चेहरा तब्दील कर दूं ताकि इस औरत को आपके बारे में मालूमात ना हासिल हो सके। इसमें कई हकीकतें हैं आफ्ताब कमाल। मसला ये है कि उस कमबख्त की नाकाबिले हसीन हद तक खूबसूरत आंखें हर तरह के मेकअप के पीछे झांक लेती हैं और ये भी मुमकिन है कि उसने कुछ ऐसे रेडियाई राब्ते रखे हों जिनसे इंसानी जिस्म की लहरों के जरिए उसे शिनाख्त कर लिया जाता हो। आफ्ताब कमाल सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, इसके बावजूद चीफ, जब कुछ अरसे आप यहाँ से अलग रहेंगे तो हो सकता है कि उसकी तवज्जो हट जाए। हमारे पास और कोई ऐसा जरिया भी नहीं है जिसे हम फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जब एक शक्ल हमारे सामने है तो मेरा ख्याल है उस पर अमल करना मुनासिब है। कार्मेन एंजेलो से सादगी से मुलाकात नहीं की जा सकती। इन लोगों में यही तो खराबी होती है चीफ कि सादगी तो ये कबूल ही नहीं करते। आफ्ताब कमाल ने कहा और मैं हंसने लगा। इसके बाद आफ्ताब कमाल को मैंने खुली इजाजत दे दी। मेकअप का सामान मुहैया करके वो मेरे चेहरे पर मसरूफ हो गया और तकरीबन 2.5 घंटे तक न जाने क्या क्या करता रहा। वैसे उसके कमालात का तो मैं हमेशा ही से कायल था। मेकअप की तकमील के बाद उसने आईना मेरे सामने कर दिया और मुझे हंसी आ गई। वही मरवाने के सामान किए ना? नहीं चीफ, आप मेरी बात से इत्तिफाक करें या ना करें, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि खूबसूरत चेहरे जहां बाज़ औक़ात खतरनाक साबित होते हैं, वही इंसानी तवज्जो हासिल करने में भी मुआवनत करते हैं और बहुत सी मुश्किलात के बायस भी बन जाते हैं। चीफ, वो मुश्किलात होती तो हसीन है ना?
और फिर सब कुछ अपनी मर्जी पर मुनसर है। जब किसी मुश्किल से दिल बहलाने को जी चाहे उसे करीब आने दिया जाए, जब जी ना चाहे तो भला कौन मजबूर कर सकता है। चलो ठीक है। और इसके बाद चीफ आपको होटल कास्मोस में कयाम करना है। कास्मोस 5 स्टार है, बल्कि मुझसे ज्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे। इसमें कोई खास बात? हाँ चीफ। वो क्या? सीधी सी बात है, कार्मेन एंजेलो भी अपनी भतीजी डेमन एंजेलो के साथ कास्मोस ही में मुकीम है। आफ्ताब कमाल ने जवाब दिया। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वैसे आफ्ताब कमाल का मंसूबा मुझे दिल से पसंद आया था। बाद के मामलात मैंने आफ्ताब कमाल पर ही छोड़ दिए। कास्मोस में रूम नंबर 1100 मुझे मिल गया। 1208 में कार्मेन एंजेलो और 1209 में उसकी भतीजी मौजूद थी। वैसे इस भतीजी को देखकर मुझे खुशी हुई थी। बहुत खूबसूरत थी और उसके खतूत बताते थे कि खुश मिजाज भी है, लेकिन अभी उसे तारुफ के मराहल से गुजरना था और दूसरे दिन ही इस मरहले का आगाज हो गया। कार्मेन एंजेलो इश्ना की सैर करने गया था। भतीजी भी उसके साथ थी। इश्ना एक हसीन पार्क था जहाँ बड़ी खूबसूरती से गुलकारी की गई थी और उसे एक अहम हैसियत हासिल थी। कार्मेन एंजेलो और डेमन एंजेलो उन खूबसूरत फूलों से लुत्फानंदोज होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि यकायक 2 आदमी फूलों के एक कण से वार्द हुए और उन्होंने पिस्तौल उन दोनों की कनपटी पर रख दिए। दोनों उछल पड़े और बुरी तरह खौफजदा हो गए। उन्होंने शायद इनसे कहीं चलने के लिए कहा था। वो वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगे। इसके बाद मेरी एंट्री थी। चुनाचे मैं फुर्ती से बाहर निकला, लेकिन वो तीसरा शख्स आउट ऑफ प्रोग्राम था जो अचानक पिस्तौल लिए मुझ पर टूट पड़ा था। उसने रिवॉल्वर के दस्ते से मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मैंने उसका हमला खाली देकर एक हाथ उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। ये वार बस मामूली सा था, लेकिन जवाब में उस शख्स ने जो मुक्का मेरी पेशानी पर रसीद किया, उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। अब मैं खुद मुंह फाड़ कर रह गया था, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक ये आफ्ताब कमाल के भेजे हुए लोग थे। उन्हें मेरे साथ मसनूई जंग करनी थी, लेकिन इस मुक्के ने तबीयत साफ कर दी थी। इसके फौरन बाद उस शख्स ने पे दर पे कई लातें मेरे रसीद कर दी। वो दोनों भी मुझ पर टूट पड़े थे। हुलिया बिगड़ गया, होंठों से खून बहने लगा, लेकिन अब संभलना जरूरी था। पता नहीं क्या हो गया था। मैंने अपने दिफा के लिए संभाला लिया और फिर उस शख्स को जो मुझ पर हमलावर था, मिस्टर एंजेलो को देते हुए कहा, ओके मिस्टर, मेरा नाम कार्मेन एंजेलो है और ये मेरी भतीजी डेमन एंजेलो। तुम्हारा नाम क्या है? लायल सिनाट्रा। मैंने जवाब दिया। मिस्टर सिनाट्रा, आप बराए करम कुछ देर के लिए हमारे साथ आइए। ओह जरूर, मैंने फौरन जवाब दिया। हम रूम नंबर 1208 में दाखिल हो गए। फर्स्ट एड बॉक्स तुम्हारे कमरे में है? मिस्टर एंजेलो ने डैमी से पूछा। हाँ ले आऊं? फौरन। वैसे मिस्टर सिनाट्रा, क्या मैं डॉक्टर को तलब कर लूं? किसी तकलीफ की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे अंदरूनी चोटें आई हों। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। डेमन कमरे से निकल चुकी थी। कुछ देर के बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और फिर वो मेरे चेहरे पर मसरूफ हो गई। मेरे चेहरे पर ड्रेसिंग करते हुए उसकी आंखों में पसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। वो कई बार मुस्कुराई भी थी। फिर वो अपने काम से फारिग हो गई। इस दौरान एंजेलो रूम सर्विस को फोन करके कॉफी वगैरह तलब कर चुके थे। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक सियासी आदमी हूं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ जाती कामों में मसरूफ हूं और बिल्कुल गैर सियासी तौर पर यहाँ आया हूं, वरना मुझे सियासी तौर पर सिक्योरिटी दी जाती। आपको किससे खतरा है? ये लोग कौन थे जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे? मैं जानता हूँ ये कौन थे और ये एक बिल्कुल नया मामला है, लेकिन अब मेरे इरादे और मुस्तहकम हो गए हैं। जी सॉरी, कुछ बिल्कुल जाती मामलात हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दें। अरे क्यों, मेरी किसी बात का बुरा मान गए? अचानक जाने के लिए तैयार हो गए? ओ, तुम वाकई बुरा मान गए हो। नहीं मिस्टर एंजेलो, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हाँ, मुझे उस शख्स की मौत का अफसोस है, लेकिन मजबूरी थी। वो मौत और जिंदगी की जंग पर आमादा हो गए थे। बैठो, तुम एक शानदार जवान हो। तुम्हें उन लोगों से लड़ते देखकर मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं जवान हो गया हूँ। यहाँ बैरूत के बाशिंदे नहीं हो? नहीं। ताल्लुक लबनान से नहीं है? जी नहीं। वो तो होटल में तुम्हारे कयाम से अंदाजा हो जाता है। कहाँ के बाशिंदे हो? अब तो इंटरनेशनल हूँ। क्या मतलब? सयाह हूँ। दिलचस्प, लेकिन कहीं से तो ताल्लुक होगा। कभी था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में पैदा हुआ था। ओह, क्यों? मेरे अजदाद भी ऑस्ट्रेलियन थे। वैसे मैं फ्रांस में पैदा हुआ और वहीं का नेशनल हूँ। इस दौरान कॉफी आ गई थी। डेमन ने मुझे कॉफी पेश की। मैं पूरी तरह इन लोगों में शामिल नहीं हो सकता था। मेरा जहन उन लोगों की तरफ था जिनमें से एक मेरे हाथों मारा गया था, मगर उन्होंने क्या कर डाला? अगर वो प्रोग्राम के मुताबिक आफ्ताब कमाल के आदमी थे, तो फिर उन्होंने ये तरीका जंग क्यों इख्तियार किया था? बहरहाल आफ्ताब कमाल से इसकी वजाहत चाहिए थी। कॉफी वगैरह पीने के बाद मैंने उनसे इजाजत मांगी तो कार्मेन एंजेलो ने जल्दी से कहा,
सुनो सिनाट्रा, हमसे कतई ताल्लुक ना हो जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और रुको, डिनर मेरे साथ कर सकोगे? थोड़ी सी मदद करके इसका सिला वसूल करते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है मिस्टर एंजली। बाय गॉड, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो चुकी हूँ। बोलो, आ जाओगे? ठीक है मिस्टर एंजलो, मैंने कहा और इसके बाद मैं उस कमरे से निकल आया। सीढ़ियां उबूर करके अपने कमरे में पहुंचा। अंदर दाखिल हुआ तो फोन की घंटी बज रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक आफ्ताब कमाल का फोन ही था। हेलो चीफ, आप खैरियत से तो है ना? हाँ ठीक हूँ चीफ, जितना शर्मिंदा हूँ बयान नहीं कर सकता। हुआ क्या? वो मेरे आदमी नहीं थे क्या? हाँ, जरा सा वक्त पर गौर करें, बात वक्त से पहले शुरू हो गई। वो देर से पहुंचे। उनमें से एक मर गया, दूसरे शदीद जख्मी हैं। कौन थे? कार्मेन एंजलो के असल दुश्मन। फिर भी चीफ, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, ना होता तो मुश्किल हो जाता। मैं मुसलसल फोन कर रहा हूँ। आप उनके कमरे में थे? हाँ, तुम्हें मालूम था कि मैं होटल गया हूँ। इसके बाद से वो गधे मुसलसल आपके पीछे रहे हैं। वो बहुत शर्मिंदा थे। मगर चीफ, वो बता रहे थे कि आपने उन लोगों को बुरी तरह मारा, बल्कि कह रहे थे कि अगर वो हमलावर होते तो क्या होता। हालात कैसे जा रहे हैं चीफ? इत्मीनान बख्श। आप मुतमईन हैं? हाँ, अभी तक। ओके चीफ। मजीद कुछ गुफ्तगू के बाद आफ्ताब कमाल ने फोन बंद कर दिया और मैं ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। वैसे वाकयात ने एक और दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया था। मेरी जिंदगी में पेच दर पेच मोड़ के सिवा था ही क्या। कभी कुछ कभी कुछ, कोई एक महवर आज तक नहीं अपना सका था। वैसे सच्ची बात यह है कि अब इस जिंदगी का आदी भी हो चुका था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं आदी ही इस जिंदगी का था। वो तो सिर्फ एक जज्बाती हादिसा पेश आया था मेरी जिंदगी में, जिसके तहत फरीदा मुझसे मुंसलिक हो गई थी। वरना यार दोस्त थे, मैं था, हंगामा खेजियां थी। कभी कभी तौफीक वगैरह बहुत याद आने लगते। पता नहीं बेचारे किस साल में जिंदगी गुजार रहे होंगे। उनके बारे में अलबत्ता इतना जानता था कि वो जहाँ भी होंगे मस्ती होंगे। वो इसी किस्म के लोग थे। फिर अर्ल सीडना की जानिब जहन का रुख किया। वो औरत है क्या चीज, कमबख्त बेहद दिलकश और हसीन है, लेकिन क्या ही अजीब बात है। बहरहाल बहुत बड़ी शख्सियत थी वो, और कुछ अजीब सी, अपने आप में बंद औरत है भी या नहीं, कहीं यहूदियों का कोई साइंसी तजुर्बा ना हो। लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त वाकई मेरे लिए काफी खतरनाक हो गई है। उसके लिए ये कुछ मुश्किल नहीं होगा कि मेरा सारा कच्चा चट्टा मालूम करके किसी भी वक्त मुझे मुश्किल में फंसा दे। खैर, डर खौफ का तो मेरी जिंदगी में कोई गुजर ही नहीं था, लेकिन हराम मौत मरना भी नहीं चाहता था। मरने के लिए भी अगर कोई बेहतर जवाज हो तो मौत को गले लगाने में कोई खास तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जवाज भरपूर हो। बहरहाल अब इतना दिलेर भी नहीं था कि सीना तान का रेलवे इंजन के सामने खड़ा हो जाता कि उसे रोक कर रहूंगा। अर्ल सीडना इस वक्त एक खतरनाक शख्सियत के तौर पर सामने आई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जिस्मानी हुर्रियत नहीं रखती थी। अगर मैं उसके वजूद पर हाथ डाल सकता तो फिर देखता कि मैडम सीडना कैसी कुव्वतों की हामिल है। 3 दिन में दम न भरने लगती तो मेरा नाम भी जहांगीर जमाल शाह नहीं था। लेकिन अब जबकि वो मोसाद की सरबराह बन चुकी थी, ये जरूरी था कि मैं फिलहाल उसकी निगाहों से रूपोशी इख्तियार कर लूं, और इसके लिए आफ्ताब कमाल का ये मशवरा निहायत उम्दा था। इसके साथ साथ वो कोशिश भी, जिसके नतीजे में मैं बहरहाल कार्मेन एंजलो तक पहुंच तो गया था, लेकिन बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से। और अब आफ्ताब कमाल माजरतें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। खैर, ये कसूर उसका नहीं था, उसके आदमी ही लेट हो गए थे। अगर खुदा न खास्ता मेरे हाथों उसके आदमी मारे जाते तो मुझे खुद भी बहुत अफसोस होता। इन्हीं तमाम सोचों में काफी वक्त गुजर गया। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मैंने दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन ये तस्वुर नहीं था कि डेमन एंजलो आ जाएगी। डेमन एंजलो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसने हंसकर कहा, मुझे यकीन है कि इस वक्त तुम्हें मेरे आने की तवक्को नहीं होगी। हाँ, आपका ये ख्याल दुरुस्त है मिस एंजलो, मैंने किसी काम में मुदाखलत तो नहीं की है। आप देख लीजिए इस बंद कमरे में क्या काम हो रहा था, लेकिन आपने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मेरा ख्याल है दरवाजे से यहाँ तक आपने 5 कदम का फासला तय किया है। अब इसके बाद जब आपकी गुफ्तगू खत्म होती तो मैं आपको बैठने की ही पेशकश करता। ओ, तो फिर मैं बैठ जाऊं? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुनाइए, कैसे हाल हैं? कैसी हैं आप? मैंने कहा और वो हंस पड़ी। ठीक हूँ, आपको कैसी नजर आ रही हूँ? मेरी रगे ज़राफ़त भड़क उठी। मैंने कहा, बाज़ औक़ात सच बोलना नुकसानदेह हो जाता है। क्या मतलब? आपने सवाल किया है ना कि आप मुझे कैसी नजर आ रही हैं। हाँ, तो फिर अगर ये सच बोल दूं तो मुमकिन है आप बुरा मान जाएं। नहीं, मैं हकीकतों को कबूल करने की आदी हूँ। अगर मैं तुम्हें बदनुमा नजर आ रही हूँ तो कोई बात नहीं। इंसान जो कुछ महसूस करता है तो कह देता है, ना कहे तो ये मुनाफकत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप काफी चालाक हैं मिस डेमन। मैंने हंसकर कहा, क्यों? आपने मुझे गोया शर्मिंदा कर दिया है, या फिर ये कसरे नफसी है? भला कोई बदबख्त आपको बदनुमा कह सकता है?
आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। आपने पूछा था ना कि मैं कैसी नजर आ रही हूँ। जी हाँ, यही पूछा था और इसका जवाब आपने अब तक नहीं दिया, तो फिर यही समझ लीजिए कि जिस वक्त से आपसे मिलकर यहाँ पहुँचा हूँ आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। आज आपने मुझे पहली बार अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है, वरना सच्ची बात यह है कि मैंने आज तक अपने आप पर कभी गौर ही नहीं किया। माफी चाहता हूँ मिस एंजलो, आपको अपने आप पर गौर करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी। क्यों, इतने परस्तार होंगे आपके कि आपको इसका मौका ही नहीं देते होंगे। नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आपको पता नहीं है मिस्टर सिनाट्रा कि अंकल किस कदर मोहतात आदमी है। कार्मेन एंजलो, हाँ मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हुआ। आपकी बात और है, वरना सच्ची बात यह है कि वो किसी भी अजनबी से बेतकल्फी पसंद नहीं करते। असल में उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी मुश्किलात पेश आई हैं कि वो अजनबियों पर भरोसा करते ही नहीं। उनका कहना है कि रिजर्व रहने में फायदा है और मैं भरतौर उनसे मुंसलिक हूँ, इसलिए तो मुझ में ऐसी कौन सी खास बात देखी मिस्टर कार्मेन एंजलो ने? उस वक्त तक कोई खास बात नहीं देखी थी। मतलब यह है कि मैंने आपके बारे में जिन जज्बात का इजहार किया है आपने मुझे मेरे ही अल्फाज वापस करना शुरू कर दिए हैं। अरे नहीं, ये हकीकत है। हुस्न के मुख्तलिफ मयार होते हैं और बाज लोग अपना मयार इंतहाई बुलंद रखते हैं। मसलन जैसे आपने बिल्कुल बेलोस एक खतरनाक मरहले पर हमारी मदद की और इसके नतीजे में कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आ गए जिनके बहरतौर बाज़ औक़ात खतरनाक नताज भुगतना पड़ते हैं। अब ये दूसरी बात है कि हम हर तरह के खतरनाक नताज से निपटने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आपने तो हमारे लिए खतरा मोल ले ही लिया, वो भी बगैर किसी मकसद के। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।